हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश का पहला चैप्टर अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वे सन 1950 ईस्वी में भारत भ्रमण के लिए आए थे। भारत भ्रमण के दौरान उन्हें भारत की विभिन्न गतिविधियों, भारत की संस्कृति और अन्य बहुत सी चीज़ों से लगाव हो गया। वे कहते हैं, दिल्ली से मैं हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चला। मैं बरेली तक रेलगाड़ी से गया और रानीखेत तक कार से। रानीखेत अंग्रेज़ों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हिमालय का भूभाग है। रेलगाड़ी धीमी गति से जा रही थी और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकी। गाड़ी के रुकने के प्रत्येक स्थान पर मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था और प्लेटफार्म पर घूमता था। प्लेटफार्म लोगों की भीड़ से भरे हुए थे, जिनमें सभी प्रकार के व्यक्ति, सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैरों था और ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। 3 व्यक्तियों से बात करने पर मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सके। मैं सांसारिक मामलों पर प्रत्येक बड़े से बड़े विषय तथा प्रतिदिन के समाचारों पर बातचीत करता था। इस प्रकार मैं देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयत्न कर रहा था और सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मत को परखता था। रास्ता भारत के सार्वजनिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में से होकर जाता था। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था जो समुद्र स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, किंतु गर्म था। गंगा भूरी मिट्टी से भरी हुई बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी और उसके बहाव ने हजारों एकड़ धान के खेतों को डुबा रखा था। इसके उत्तर में जंगल थे जिनमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी और कहीं कहीं पेड़ों तथा झाड़ियों के झुरमुट थे जिनमें चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे। और सभी स्थानों पर समतल धरती आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी, किंतु वही पवित्र बरगद के पेड़ या पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं जिनका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले वृक्षों के समान था। दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म नम हवा बह रही थी। स्टेशनों पर कुछ नर बंदर तथा कुछ मादा बंदर, जिनके बच्चे अपनी माताओं से चिपटे हुए थे और पेड़ पर चढ़े हुए थे, पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे। जिन गांवों में से हम गुजरे, उनकी दीवारें पानी तथा गोबर मिली हुई मिट्टी से बनी थीं। उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए थे। उस दिन कद्दू की बेलों पर, जो उन पर फैली हुई थी, फल थे और ये बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थी। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे कार्यक्रम में रुकावट पड़ गई। ज्यों ही मैं नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। ये हाथ से बनी हुई सरकंडे की साधारण रूप और आकार की टोकरियां बेच रहे थे। उन्होंने उन टोकरियों को अपने हाथों में ऊंचा पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं उनके शब्दों को नहीं समझ सका, किंतु उनके शब्द मुझे उनकी इच्छा ठीक ही व्यक्त कर रहे थे। ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ तो लाखों को विवश होकर अपने पूर्वजों के बसाए हुए मकानों और सामान को उठाना पड़ा। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और धार्मिक भय के पागलपन से भारत आए। वहाँ से चलते समय वे बहुत गरीब व्यक्ति थे और जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा की तब वे और अधिक गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा सामान था। शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। उनकी यात्रा आरंभ करने से कुछ ही दिनों बाद वे भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिर गए और जहाँ गिरे वहीं पर मर गए। टोकरी बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियां थे।
वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार नगरों में इकट्ठा हो गए, छोटी छोटी दुकानें लगाईं, छोटी छोटी वस्तुएं बनाईं और उन्हीं वस्तुओं सामानों को बाजारों में जो पहले ही व्यापारियों से भरे पड़े थे अपनी जीवनी कमाने की कोशिश की। कपड़े या घास का छप्पर सा बनाकर वे गलियों तथा सड़कों के किनारे रहे। इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि एक किसान की सालाना आमदनी औसत $100 से अधिक नहीं है। साधारण श्रमिक की औसत आय प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम थी। दिन भर में उन्हें एक बार भोजन मिलता था, जिनमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरा दाल तथा मट्ठा और शायद बकरी के दूध के पनीर का टुकड़ा होता था। चाय, कॉफ़ी, चर्बी, मिठाइयाँ या मांस बिल्कुल नहीं मिलता था। $100 प्रति वर्ष एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते। फिर इतनी छोटी सी रकम गरीब लोगों की टोकरियाँ बेचकर कमाना बहुत कठिन है। निस्संदेह यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डी दल के समान टूट पड़े। बच्चों ने मेरे विषय में सोचा कि अमेरिकन होने के नाते मैं अवश्य ही एक धनी ग्राहक होऊंगा। कुछ आनों में मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, कुछ अधिक पैसों में फल की टोकरी, $1 में एक सुंदर टोकरी कूड़े के लिए, $1 की एक सुंदर सिलाई टोकरी, 2 आने के कुछ पंखे मेरे हाथ भर गए और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए अभी तक। बच्चे अपने सामान के विषय में शोर मचाते हुए मेरे निकट आ गए। मैं एक कैदी के समान था, पूरी तरह से घिरा हुआ और हिलने डुलने में भी असमर्थ। सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना माल बेचने वाली 9 वर्ष की एक बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली टोकरी थी और वह उसके लिए $1.5 लगभग 30 सेंट चाहती थी। वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस प्रकार अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी और ऐसे स्वर में विनती कर रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो जाएगी। मेरी दोनों भुजाएं भरी हुई थी। टोकरी की ना आवश्यकता थी और ना स्थान था। अपनी टोकरियों तथा पंखों को बाईं भुजा पर साधते हुए मैंने अपने कोट की दाईं जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रेजगारी निकाली। संभवतः कुल 15 सेंट होंगे। उसे मैंने टोकरी में रख दिया, जिसे उस छोटी लड़की ने प्रार्थना की दृष्टि से मेरे सामने कर रखा था। मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, किंतु उसे खरीदने के स्थान पर मैं उसे एक उपहार दे रहा हूँ। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने उसके साथ कितना अनुचित किया है। 9 वर्ष के बच्चे ने, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और भूख से मरने के निकट था, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, अपना हाथ टोकरी में डाला और एक स्त्री में जो गौरव तथा लज्जा होती है उसके साथ मेरा धन मुझे वापस लौटा दिया। अब मैं केवल एक ही कार्य कर सकता था। मैंने टोकरी खरीद ली। उसने अपनी आंखें पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफार्म से नीचे कूद गई तथा घास की झोपड़ी की ओर चल दी, जिसके सदस्यों को आज रात को कम से कम 30 सेंट तो मिलेंगे ही। मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि यही कारण है जिसके लिए मैं भारत से प्यार करने लगा। मैंने भारत के लोगों को देखा, गांव में रहने वालों को भी और ऊंचे पद वाले व्यक्तियों को भी। उनमें गौरव, शालीनता एवं उच्च नागरिकता की भावना थी। उनमें स्वतंत्रता की प्रति बड़ी इच्छा थी। इस सुंदर बच्चे ने, जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुआ था तथा सही भाषा और आचरण से अनभिज्ञ था, मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक दे दी। और यहीं से ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो धन्यवाद आप सभी का।